नमस्कार आप सभी को, मेरा नाम है कुशाग्र सिंह और स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो में। तो आज काफ़ी दिनों बाद मैं वापस से इस सेटअप में आपको लेके आया हूँ और आज हम जानेंगे EDFC के बारे में, मतलब कि ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। तो माफ़ कीजिएगा, काफ़ी दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था प्रॉपर टाइम पर, क्योंकि मेरे पेपर्स चालू थे। अब भाई मैं बीटेक कर रहा हूँ तो मेरे पेपर्स तो लगातार चलते ही रहते हैं, तो वीडियोस ना आने के लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ आपसे, और अब रेगुलरली वीडियोस आते रहेंगे। तो EDFC हाल ही में कुछ दिनों पहले स्टार्ट हुआ था, उस टाइम तो मैं वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन आज मैं आपको पूरा इसके बारे में बताता हूँ। तो देखिए 2018-19 में हमारी प्रेजेंट सरकार ने डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर नाम का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लेके आए, और ये प्रोजेक्ट काफी ज्यादा अच्छा था और एक तरह से कहा जाए तो हमारे प्रधानमंत्री का एक सपना भी था। अब सपना क्यों भाई? तो देखिए ये जो है लगभग 70% जो गुड्स है उसको पूरा का पूरा कंट्रोल करेगा, मतलब कि पूरे इंडिया भर का 60 से 70% जो गुड्स है तो उसको सिर्फ और सिर्फ ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ही हैंडल कर लेंगे। तो यहाँ पर इसलिए ये काफी बड़ा सपना है प्रधानमंत्री का, और होना भी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा अच्छा प्रोजेक्ट है। इसके बनने के बाद में तो आप जानते हैं कि भाई कितना ज्यादा अच्छा होते जा रहा है इंडियन रेलवेज के लिए। नॉर्मल हमारी ट्रेन भी चल पा रही हैं और अलग से मालगाड़ियों के लिए एक बहुत बढ़िया कॉरिडोर बन गया है। अब आप ये चीज तो जानते ही होंगे कि भाई जो हमारी इंडियन रेलवेज है वो पैसेंजर से कम कमाती है और मालगाड़ियों से बहुत ज्यादा कमाती है। भाई पैसेंजर से तो उसको लगभग नुकसान ही होता है अगर हम ओवरऑल देखें, लेकिन मालगाड़ियों से बहुत ज्यादा फायदा होता है। अब इसके ऊपर मैं किसी और वीडियो में चर्चा करूंगा कि आखिर ऐसा क्यों है, लेकिन नॉर्मली आप समझ सकते हैं कि भाई पैसेंजर ट्रेन में कितनी सारी अमेनिटीज देनी पड़ती है रेलवे को, साफ सफाई का ध्यान रखना पड़ता है, काफी कुछ चीजें हैं। लेकिन मालगाड़ी में तो ऐसा कुछ नहीं है, एक बार लोहे का डिब्बा बना दिया है, उसके बाद उसी को भरिए, अब जाके जैसे पटकना है वैसे पटकिए, चाहे जैसे चलाना है वैसे चलाइए, ना कोई मेंटेनेंस होती है खास, और ना ही उसमें कुछ उतना ध्यान देने की जरूरत भी है। तो इसलिए मालगाड़ियां बहुत ज्यादा फायदेमंद है रेलवे के लिए। लेकिन मालगाड़ियां इंडिया में टाइम पर नहीं चल पाती हैं, क्योंकि आप जानते ही हैं कि भाई मोस्टली जगह पर डबल लाइन ट्रैक है या फिर सिंगल लाइन ट्रैक है, और वैसे ही पैसेंजर ट्रेन इतनी ज्यादा है और उसकी जगह पर मालगाड़ियों को हम नहीं चला सकते हैं, क्योंकि पैसेंजर ट्रेन को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है मालगाड़ियों से। वहीं अगर आप अमेरिका वगैरह में देखेंगे तो फिर वहां पर मालगाड़ियां पैसेंजर ट्रेन के आगे चला करती है, क्योंकि वो लोग प्रॉफिट को ऊपर रखते हैं, ना कि पैसेंजर्स को। लेकिन इंडियन रेलवेज में तो वैसा बिल्कुल भी नहीं है और ना ही होना चाहिए। इसीलिए अब अलग से कॉरिडोर बनाया जा रहा है और काफी हद तक तो ये बन भी चुका है, और इससे फायदा ये होगा कि मालगाड़ियां अपने लिए एकदम अलग डेडिकेटेड ट्रैक्स में चला करेंगी। अब DFC के दो प्रोजेक्ट फिलहाल बनाए जा रहे हैं, जिसमें कि पहला है WDFC मतलब कि वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, और दूसरा है EDFC मतलब कि ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। फिलहाल नॉर्थ से साउथ और ईस्ट से वेस्ट वाला बाकी है, और वो हो सकता है कि ना भी बने, उसका भी मैं आपको रीजन बाद में बताऊंगा। लेकिन पहले तो आप EDFC के बारे में समझिए, क्योंकि ये वीडियो उसी के ऊपर है। अब जो हमारा EDFC है ये लुधियाना से डकुनी तक के बन रहा है। अब लुधियाना मतलब कि पंजाब से कनेक्ट करेगा डकुनी को। डकुनी कहाँ है? तो भाई कोलकाता के नजदीक में ये है, मतलब कि पंजाब से वेस्ट बंगाल यहाँ पर डायरेक्टली कनेक्ट हो रहे हैं। और कोलकाता के पास आप जानते हैं कि कितने सारे पोर्ट्स हैं, तो जितना भी सामान यहाँ पर आएगा शिप्स के द्वारा में, तो इनको मालगाड़ियों में चढ़ाकर वहाँ अलग नॉर्थ साइड में भेजा जा सकता है। तो पूरा नॉर्थ से ईस्ट को ये कनेक्ट करता है, इसलिए ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है। और जाता कहाँ से है? तो वाया मीरठ खुर्जा इसका जो ट्रैक्स वो बनाए गए हैं। और इसे संभाल कौन रहा है या फिर इसे बनाया किसने है? तो देखिए DFCCIL एक अलग ही संगठन का गठन किया गया। ये एक PSU है, मतलब कि पब्लिक सेक्टर यूनिट। वैसे तो ये इंडियन रेलवेज के अंडर में ही आता है, लेकिन इसके साथ साथ कई सारे स्टेक होल्डर्स भी इसमें प्रेजेंट है, मतलब कि और भी लोगों ने यहाँ पर पैसा लगाया है, पूरा का पूरा इंडियन रेलवेज के अंडर में नहीं है। तो सरकार ने लगभग एक अलग ही यहाँ पर इंडिपेंडेंट संस्था बना दी। और इसका फुल फॉर्म क्या है? तो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड इसका फुल फॉर्म है, वो आप जानते ही होंगे। अब जो लुधियाना से खुर्जा तक की ट्रैक है लगभग 365 किलोमीटर की, तो वो सिंगल लाइन ट्रैक बनाई गई है। अब भाई यहाँ पर भी डबल लाइन ट्रैक्स को बनाया जा सकता था, लेकिन रीजन यहाँ पर DFCCIL के द्वारा ये दिया गया कि यहाँ पर स्पेस की थोड़ा कमी है, मतलब कि लैक ऑफ स्पेस है यहाँ पर, जिस कारण से वहाँ पर सिंगल ट्रैक ही बनाया जा रहा है। जबकि अगर मेरे हिसाब से रीजन मैं बताऊं तो देखिए वहां पर ये लोग फिजूल खर्चा नहीं करना चाहते थे। अब भाई जितना भी ज्यादातर सामान आएगा वो खुर्जा तक ही आता होगा, खुर्जा के आगे इसलिए इन्होंने सिंगल ट्रैक रखा है। अब जो हमारा टोटल सेक्शन है पूरा का पूरा DFCCIL का, वो है लगभग 1873 किलोमीटर का, मतलब कि आप समझ सकते हैं कि काफी ज्यादा है, जिसमें से 46 किलोमीटर की ब्रांच लाइन भी शामिल है इसमें, जो कि खुर्जा से बुलंदशहर को जोड़ती है। तो एक छोटा सा यहाँ पर अलग से ट्रैक भी दिया गया है बुलंदशहर तक के। और वहीं जैसा कि मैंने आपको बताया कि DFC पूरा इंडियन रेलवेज का 70% गुड्स को हैंडल कर सकता है, इसलिए ये प्रोजेक्ट काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब देखिए इससे फायदा क्या होगा आप ये समझिए। तो देखिए यहाँ पर मालगाड़ी के ट्रेवल टाइम का प्रेडिक्शन किया जा सकता है, मतलब कि गाड़ियां कब चलेंगी कब पहुंचेगी, अब फाइनली इस चीज को बताया जा सकता है। जब नॉर्मल इंडियन रेलवेज के ट्रैक्स थे तो उसमें कुछ मालगाड़ियों का भरोसा ही नहीं रहता था, कंपनीज को कुछ बता ही नहीं पाती थी इंडियन रेलवेज की भाई वो कब स्टार्ट होंगी और कब पहुंचेंगी। लेकिन अब यहाँ DFC के आने से लगभग एक्चुअल ट्रेवल टाइम का प्रेडिक्शन किया जा सकता है कि भाई इतने दिनों में मालगाड़ी अपना सामान लेकर पहुंच जाएगी। फिर इसमें बहुत ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव कार्गो का मूवमेंट होगा। कॉस्ट इफेक्टिव का मतलब ये हो गया कि यहाँ सस्ता होगा। अब सस्ता क्यों भाई? तो देखिए नॉर्मली जो भी गुड्स को जल्दी पहुंचाना रहता है तो उनको कंपनीज ट्रक्स के द्वारा भेजती है,
और ट्रक आप जानते ही हैं कि भाई डीजल से चलते हैं और इनका जो कॉस्ट पड़ता है काफ़ी ज़्यादा पड़ता है किसी भी मालगाड़ी के द्वारा, और वहीं पूरी की पूरी मालगाड़ी को चलने के लिए बहुत कम कॉस्ट पड़ता है ट्रक से कंपैरिजन में। अब इसका मैं अगर एग्जांपल दूं तो आप ये चीज समझ सकते हैं कि हर 1 किलोमीटर की मालगाड़ी पे लगभग 72 ट्रक को यहाँ पर रिप्लेस कर देगी इंडियन रेलवेज। मतलब कि मान लीजिए 1 किलोमीटर की अगर कोई भी मालगाड़ी है तो फिर वो लगभग 72 ट्रक को यहाँ पर रिप्लेस कर देगी। 72 ट्रक को यहाँ पर चलने की कम जरूरत पड़ेगी, जिससे कि यहाँ पर आप समझ रहे हैं कि भाई फ्यूल की बहुत ज्यादा बचत होगी। इंडियन रेलवेज चलती है इलेक्ट्रिक पर, आप जानते हैं भाई पूरा का पूरा DFCCIL में इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है, और वही ट्रक हमारे चलते हैं डीजल पर। तो एक तरह से यहाँ पर जो खाड़ी के देश हैं उन पर भी हमारी डिपेंडेंसी घटेगी, क्योंकि बहुत ज्यादा यहाँ पर फ्यूल इंपोर्ट हो रहा था और जिस कारण से वो लोग कभी भी रेट बढ़ाते हैं कभी भी घटाते हैं, तो उनके ऊपर यहाँ पर डिपेंडेंसी घट जाएगी और हम बिजली से अपनी गाड़ियों को आगे भेज सकते हैं। लेकिन आपके मन में ये चीज का डाउट आता होगा कि भाई बिजली भी तो हमारे यहाँ कोयले से बन रही है, जिससे कि पॉल्यूशन तो उतना ही हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर बात पॉल्यूशन की नहीं है, पॉल्यूशन तो यहाँ डीजल से भी होगा और कोयले से भी होगा, लेकिन कोयला इंडिया में प्रेजेंट है। हम कोयले के लिए किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, कोयला हमारे पास खुद है तो हम खुद ही वहां पर ले जाके कोयला को जला के बिजली बना सकते हैं। लेकिन डीजल हमारे पास नहीं है या फिर पेट्रोल हमारे पास नहीं है, जिस कारण से हमें दूसरे कंट्रीज पर डिपेंडेंट रहना पड़ता था, जिस कारण से वो लोग इस चीज का बहुत ज्यादा फायदा उठाते हैं। तो अभी गडकरी जी के प्रयास से यहाँ पर जो डिपेंडेंसी है खाड़ी देशों पर वो बहुत ज्यादा कम करी जा रही है। इसलिए आप देखते होंगे कि इलेक्ट्रिक कार्स वगैरह को भी बहुत ज्यादा बढ़ावा है और इंडियन रेलवेज भी पूरा का पूरा 100% इलेक्ट्रीफाई हो रही है धीरे धीरे, और इसी कारण से हमारे डीजल इंजन लगातार बंद होते चले जा रहे हैं। और ये जो EDFC है तो ये 480 हैवी हॉल मालगाड़ियों को हर दिन लगभग चला सकती है। मतलब आप समझ सकते हैं काफी ज्यादा गाड़ियों को एक साथ हैंडल कर सकते हैं, जिससे कि काफी ज्यादा माल की ढुलाई हो सकती है। मतलब कि जल्दी जल्दी गुड्स अपनी जगह से एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचेगा। और साथ ही साथ यहाँ पर कोयला भी जो पावर प्लांट में जाता है तो उस चीज के लिए भी यहाँ पर बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा। भाई कोयले को भी पहुंचने में पावर प्लांट में काफी ज्यादा देर हो जाती थी कई बार, जिस कारण से पावर प्लांट अपनी फुल कैपेसिटी से बिजली नहीं बना पा रहे थे। लेकिन अब DFC के बनने से ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा कोयला को भी पहुंचाने के लिए, जिससे कि बिजली आपूर्ति में भी बढ़त होगी और एक तरह से वो भी देश की इकोनॉमी में फायदा करेगी ही करेगी। अब जो EDFC है या फिर जो पूरा ही DFC है तो इसमें ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर बनाए जाते हैं। अब जैसे WDFC का ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर अलग है और EDFC का अलग है, लेकिन ये एक ही बहुत बड़ा कंट्रोल सेंटर होता है जहां से पूरा का पूरा सेक्शन को एक साथ कंट्रोल किया जा सकता है। तो EDFC का ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर बनाया गया है प्रयागराज में और ये ऑपरेशनल है। मतलब कि EDFC वैसे तो 100% बन चुका है, तो इसमें जितना भी ऑपरेशन होता है मालगाड़ियों का वो डायरेक्टली कंट्रोल जो है वो प्रयागराज से होता है। अब इसका मतलब आप ये मत समझिए कि यहाँ स्टेशन मास्टर वगैरह नहीं है, यहाँ पर भी स्टेशन है और सारे स्टेशन में स्टेशन मास्टर भी है। लेकिन स्टेशन मास्टर को जो आदेश देते हैं कि भाई ये सिग्नल दो, ये गाड़ी को आगे निकालो, तो ये सब का सब ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर से हो जाएगा। वहीं इंडियन रेलवेज में हर एक डिवीजन अलग से बनाए जाते हैं और उन डिवीजन में ही कंट्रोल होता है पूरी की पूरी ट्रेन का। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर बना दिया गया है जो कि पूरे ही EDFC को कंट्रोल करेगा। और वैसे ही WDFC के लिए ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर अहमदाबाद में बनाया गया है, तो ये सारी गाड़ियों को मॉनिटर करेगा और पावर सप्लाई सिस्टम को भी साथ साथ यहाँ मॉनिटर हो पाएगा प्रयागराज से ही। अब ये जो प्रोजेक्ट है तो ये पूरा का पूरा डकुनी तक का चालू नहीं हुआ है। बहुत लोगों के मन में ये चीज डाउट था कि भाई ये प्रोजेक्ट तो डकुनी तक चालू नहीं हुआ है, फिर 100% कंप्लीट क्यों बोल रहे हैं EDFC को। तो देखिए मैं आपको बताऊं, यहाँ पर जो प्रोजेक्ट है वो बिहार के सोननगर तक ही चालू किया गया है। मतलब कि पंजाब के लुधियाना से सोननगर तक यहाँ पर प्रोजेक्ट को चालू कर दिया गया है। लेकिन सोननगर से डकुनी तक का जो कॉस्ट है वो थोड़ा ज्यादा आ रहा था बनाने के लिए। अब क्योंकि देखिए इसका जो ज्यादातर पोर्शन है वो पड़ता है उत्तर प्रदेश में और यहाँ पर प्लेन बहुत ज्यादा है, मतलब कि जमीन यहाँ पर प्लेन है, तो कॉस्ट जो है वो उतनी ज्यादा नहीं आएगी, थोड़ी कम आती है यहाँ लागत बनाने के लिए, जिस कारण से इतना तो भाई खुद ही DFCC ने हैंडल कर लिया पूरा का पूरा बनाना। लेकिन सोननगर से आगे डकुनी तक के भाई यहाँ पर जो एरिया है वो प्लेन नहीं है, यहाँ पर कई सारे प्लेटियों है, पत्थर भी है, पहाड़ भी है, जिस कारण से यहाँ प्रोजेक्ट बनाने के लिए कॉस्ट जो है काफी ज्यादा लग रही थी। तो इसी वजह से यहाँ पर PPP मॉडल के तहत में ये ट्रैक बनाई जा रही है। अब PPP मॉडल क्या है? तो PPP का मतलब है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। मतलब कि यहाँ पर DFCCIL ही नहीं या फिर सिर्फ सरकार ही नहीं, और भी लोग यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं इस प्रोजेक्ट के लिए, जिससे कि यहाँ पर पूरा का पूरा पैसा या फिर फंडिंग हो पाए प्रॉपरली और अकेले सरकार के ऊपर इतना बोझ ना आए। तो ये PPP मॉडल के तहत में बनाया जा रहा है, इसलिए इसको हल्का सा आप अलग मान लीजिए EDFC से। तो सोननगर तक यहाँ पर चालू हो गया है, इसलिए सोननगर से पंजाब तक के यहाँ पर बोला जा रहा है कि EDFC 100% कंप्लीट हो गया है। और वहीं डकुनी तक के प्रोजेक्ट बन रहा है और कुछ दिनों में ये भी कंप्लीट हो जाएगा। मतलब कि आप देखेंगे इसी साल अप्रैल या मई तक के इसकी फाइनल डेट आ जाएगी बनने की। तो कुछ यहाँ पर ऐसा इसका सिस्टम था बनाने के लिए। अब आप ये चीज जानिए कि प्रोजेक्ट आखिर किस स्टेट में कितना है। तो देखिए पंजाब में इसका 88 किलोमीटर है, हरियाणा में 72 किलोमीटर है EDFC का, उत्तर प्रदेश में सीधा 1076 किलोमीटर, बिहार में 236 किलोमीटर,
झारखंड में 199 और वेस्ट बंगाल में 202 किलोमीटर। तो टोटल मिलाकर यहाँ पर 1873 किलोमीटर हो रहा है इस प्रोजेक्ट का। और सबसे ज्यादा ये प्रोजेक्ट यहाँ यूपी में है, क्योंकि भाई पॉपुलेशन वहाँ की सबसे ज्यादा है और सबसे ज्यादा डिमांड भी उधर ही होती है। सप्लाई चेन यूपी के बिना तो अधूरी है, और वहाँ पर पूरा का पूरा प्लेन है, तो ट्रैक्स को भी आराम से बनाया जा सकता है। और साथ ही साथ आप ईस्ट से वेस्ट जाएंगे तो सबसे ज्यादा स्टेट यहाँ पर यूपी ही कवर होता है। इस कारण से वहाँ पर सबसे ज्यादा 1076 किलोमीटर ट्रैक्स को बनाया गया है। अब ये प्रोजेक्ट के बारे में आप समझिए कि भाई प्रोजेक्ट कैसे अप्रूव हुआ था। तो सबसे पहले अप्रैल 2005 में जो उस टाइम की सरकार थी, मतलब कि मनमोहन सिंह की सरकार, तो उन्होंने इस प्रोजेक्ट के बारे में यहाँ पर बात करी थी कि भाई इस प्रोजेक्ट को यहाँ पर लाना है, जिससे कि यहाँ पर इंडियन रेलवे के ऊपर बोझ कम किया जा सके और मालगाड़ी बराबर चलाई जा सके। उसके बाद 2006 में DFCCIL का गठन हुआ था, मतलब कि इतने पहले से ये संस्था बना दी गई थी। और 2009 में JICA से बात कर ली गई थी लोन के लिए, मतलब कि जापान से यहाँ पर बात करी गई थी लोन देने के लिए। लेकिन जैसे ही वहाँ सरकार ने देखा कि भाई इतना ज्यादा फंड लगने वाले हैं, तो वो पीछे हट गए और उस टाइम तो यहाँ पर काम कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन जो प्रेजेंट सरकार है, तो इसने 2018-19 में इस प्रोजेक्ट को वापस से लेके आए, इसकी फाइल वापस से खोली और इस पे खूब सारा फंड लगाया, जिससे कि भाई ये प्रोजेक्ट बन गया। और नवंबर 2023 तक इसको सोननगर तक कंप्लीट भी कर दिया गया है, मतलब कि EDFC को। WDFC भी कुछ दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर काम भी बहुत ज्यादा तेज हुआ है। लॉकडाउन होने के बावजूद यहाँ पर ट्रैक्स जो है जल्दी बन गए हैं और यहाँ पर मालगाड़ियों का मूवमेंट भी शुरू हो गया है। अब 13 से 15% तक कॉस्ट रिड्यूस कर देगा, जितना भी माल यहाँ से वहां जाता था उसमें, और 8% तक ग्लोबल स्टैंडर्ड को भी ये बढ़ा देगा, जिससे कि जो हमारे रोड्स है और हाईवे है उन पर कंजेशन कम हो जाएगा, ट्रक्स थोड़े कम चलेंगे। और फ्यूल तो यहाँ पर कम लग रहा है, वो मैंने आपको बता ही दिया। इलेक्ट्रिसिटी से यहाँ पर पूरी की पूरी मालगाड़ियां चलेंगी और इंडियन रेलवे को और सरकार को यहाँ पर बहुत ज्यादा फायदा होगा। अभी लेकिन आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि भाई जापान ने जब फंडिंग नहीं दी है तो किसने दी है। तो मैं आपको बता दूं, वर्ल्ड बैंक ने यहाँ पर लगभग पूरी की पूरी फंडिंग करी है DFC के लिए, जिसमें से पूरे DFC का कॉस्ट जो है वो है लगभग 1,24,000 करोड़ या फिर 1,24,000 करोड़, जिसमें से EDFC को बनाने का खर्च सिर्फ आया है 51,000 करोड़, मतलब कि 51,000 करोड़। और ये जो पूरा प्रोजेक्ट बन रहा है DFC का, तो लगभग ये 50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट को भी अट्रैक्ट करेगा। मतलब कि इतनी सारी कंपनीज भी लगभग इंडिया में आ सकती है, अपनी कंपनीज को खोल सकती हैं, और जहां पर भी DFC के ट्रैक है उसके आसपास में ही वो कहीं ना कहीं प्लांट अपना लगा सकती है, जिससे कि जो मूवमेंट है मालगाड़ियों का वो बड़े ही आसानी से हो पाए और उनका सामान जल्दी से जल्दी पहुंचे। अब आपके मन में ये भी डाउट आ रहा होगा कि भैया ट्रक्स कम हो जाएंगे तो उससे रोजगार घट जाएगा इंडिया से। तो देखिए ऐसा नहीं है, जितनी यहाँ पर कंपनीज आएंगी और DFC को देख के, मतलब कि जैसा कि मैंने आपको बताया 50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पर हो सकता है, उतनी कंपनीज को यहाँ पर अट्रैक्ट कर रहा है इंडिया, तो उसके बाद में यहाँ पर रोजगार बढ़ना ही है। बल्कि ट्रक्स के कम होने से इंडिया को बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। और सरकार का ये टारगेट भी है कि 2050 तक के लगभग 50% जो इंडिया का पूरा गुड्स ट्रांसपोर्ट होता है वो इंडियन रेलवे से या फिर ट्रेन से होना चाहिए। बाकी मैंने आपको ये भी चीज बता दी कि लॉजिस्टिक हब जो है बहुत बड़ा एक पार्क बन रहा है मेरठ में, जिससे कि जितना भी वहाँ पर सामान आएगा उसको यहाँ से वहाँ कर सकते हैं, उसको ट्रक्स पर लोड करके लेके जा सकते हैं या फिर वापस वहीं पर आकर मालगाड़ियां भर भी सकती हैं। बाकी अब मैं आपको नॉर्थ साउथ DFC के बारे में बताता हूँ। तो देखिए सरकार के प्लान थे कि भाई नॉर्थ से साउथ भी एक DFC बनना चाहिए और साथ ही साथ ईस्ट से वेस्ट भी, और वहीं वेस्ट से साउथ या फिर ईस्ट से साउथ का भी यहाँ पर प्रावधान था DFC का। लेकिन अगर आप मेरे हिसाब से जाने तो फिर ये प्रोजेक्ट्स पे उतना काम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर इंडियन रेलवे खुद ही लाइंस की ट्रिपलिंग कर रही है या तो फिर कई कई जगह क्वाड्रिपलिंग भी कर रही है। मतलब कि कई कई जगह पर जहाँ पर पहले से डबल लाइन बनी हुई थी वहां पर 2 लाइंस और बनाई जा रही हैं सिर्फ और सिर्फ मालगाड़ी के मूवमेंट के लिए। नहीं तो ज्यादातर जहां पर भी मालगाड़ियों का मूवमेंट ज्यादा है तो अलग से एक लाइन जो है वो सिर्फ और सिर्फ मालगाड़ियों के लिए बना रही है। तो इंडियन रेलवेज ही यहाँ पर खुद से काम कर दे रही है, जिससे कि यहाँ DFC अलग से बनाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसा मेरा विचार है, क्योंकि मैं यहाँ पर लगातार देख रहा हूँ कि भाई काम हो रहा है। मैं नागपुर में रहता हूँ, तो नागपुर से सेवाग्राम या फिर वर्धा अगर आप कहेंगे तो यहाँ तक मैं देख रहा हूँ कि 2 लाइन्स को और बनाया जा रहा है और लगभग पूरा ही दिल्ली से लेकर यहाँ साउथ तक यहाँ पर पूरा ही 3rd लाइन बनाई जा रही है हर जगह, जो कि सिर्फ और सिर्फ मालगाड़ियों के लिए रहेगी। मतलब कि 2 ट्रैक्स पर तो यहाँ पैसेंजर ट्रेन चलेंगी और 3rd लाइन पर यहाँ पर मालगाड़ियां चलेगी। तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली ही मालगाड़ियों का मूवमेंट अपने आप ही प्रॉपर हो जाएगा और जितनी मालगाड़ियां चलती है उस हिसाब से यहाँ पर चलेंगी, जिससे कि यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि DFC की अब और कोई जरूरत है। बाकी सरकार चाहती तो अलग से DFC भी बना सकती थी, लेकिन इंडियन रेलवेज जब यहाँ खुद ही काम कर ले रही है तो फिर यहाँ अलग से जरूरत ही नहीं है बनने की। इसलिए आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि नॉर्थ से ईस्ट और नॉर्थ से वेस्ट यहाँ पर DFC को बना दिया गया है, लेकिन बाकी DFC के ऊपर यहाँ पर कोई भी चर्चा नहीं है। लेकिन सरकार का कोई भरोसा नहीं, ये सरकार बहुत काम करने वाली है, आप जानते ही हैं। तो आगे ऐसा हो भी सकता है कि वापस से कोई नया DFC का प्रोजेक्ट आ जाए, लेकिन इसके चांसेस तो मुझे कम लगते हैं। तो आई होप यहाँ पर आप समझ गए होंगे EDFC के बारे में। इसके साथ साथ मैंने अलग से भी बहुत सारी जानकारियां आपको दे दी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर से करें। इसके बाद मैं एक वीडियो लाने वाला हूँ जिसमें मैं आपको
ये चीज बताऊंगा कि ट्रेन का मूवमेंट फॉग में कैसे होता है और गाड़ियां इतनी लेट क्यों हो जा रही है आजकल। और उसके बाद मैं एक कंपैरिजन वीडियो भी बनाऊंगा जिसमें कि मैं इलेक्ट्रिक इंजन और डीजल इंजन को कंपेयर करूंगा कि कौन ज्यादा अच्छा है। तो इन दोनों वीडियो का इंतजार करिए, जल्दी ये वीडियो आएंगे। तो मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो में बहुत सारी ट्रेन की जानकारियों के साथ। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर से करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।